अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को विवादित वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पेश किया। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार दिया। सरकार ने इस विधेयक को गुरुवार को संसदीय समिति को भेज दिया। हालांकि सदन में एनडीए सरकार के सहयोगी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का इस विधेयक के समर्थन में बयान आया, लेकिन टीडीपी का बयान रणनीतिक रहा। इस विधेयक की दिशा मोड़ने में टीडीपी के रुख का ही मुख्य हाथ रहा। टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालियोगी ने विधेयक के लिए अपनी पार्टी का सशर्त समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति को भेजा जाता है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। सांसद बालियोगी ने कहा कि मैं सरकार की उस चिंता की सराहना करता हूं जिसके साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। वक्फ दानदाताओं के उद्देश्य की रक्षा की जानी चाहिए। जब उद्देश्य और शक्ति का दुरुपयोग होता है तो सुधार लाना और प्रणाली में पारदर्शिता लाना सरकार की जिम्मेदारी है। टीडीपी सांसद ने कहा, सरकार को इस उद्देश्य को रेगुलेट और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। विधेयक लाया गया है और हम इसका समर्थन करते हैं। बालियोगी ने हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए विधेयक के संभावित लाभों पर जोर देते हुए कहा, हमारा मानना है कि वक्फ रजिस्ट्रेशन से देश के गरीब और मुसलमानों और महिलाओं को मदद मिलेगी और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने इस बिल पर आगे की सलाह के संबंध में अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा, अगर गलतफहमी, गलत जानकारी भेजे जाने को दूर करने और विधेयक के उद्देश्य को शिक्षित करने के लिए व्यापक सलाह की जरूरत है तो हमें इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद सरकार ने विधेयक संसदीय समिति को भेज दिया। फिलहाल यह मामला 3 महीने के लिए कम से कम टल ही गया है। टीडीपी सांसद बालियोगी के संसद में भाषण का दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने विधेयक को सशर्त समर्थन देने की बात कही, लेकिन वो शर्तें क्या थी जिनके आधार पर टीडीपी ने बिल को समर्थन किया, सदन को नहीं बताया। यही उनके भाषण का मुख्य मोड़ है, जो बताता है कि टीडीपी ने मोदी सरकार को पहले ही साफ कर दिया था कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है, इसलिए इस रूप में इसे पास नहीं किया जा सकता। टीडीपी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के वादे के साथ सत्ता में आई है। ऐसे में देश भर की वक्फ संपत्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा कब्जे की कोशिश वाले बिल को टीडीपी कैसे समर्थन देती, लेकिन सरकार में होने के कारण उसे कहना पड़ा कि बिल को पूरा समर्थन है, लेकिन शर्तों के साथ। शर्तें क्या है वो शायद चंद्रबाबू नायडू ने सरकार को बता दी होगी। अभी तक संसद में टीडीपी का हर मुद्दे पर सरकार को समर्थन मिल रहा था, लेकिन यह पहली बार है कि टीडीपी ने रुख और नजरिया अलग हटकर बताया। उसने बिल का समर्थन करने के बावजूद उसे संसदीय समिति के पास भेजने को मोदी सरकार को मजबूर किया। वक्फ बिल पर एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा गुरुवार को संसद में सामने आ गया। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल पर मोदी सरकार की लाइन का जबरदस्त समर्थन किया। हद तो यह है कि ललन सिंह ने अपने भाषण में 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी ले आए, जिसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। वहीं पर आरजेडी ने इस बिल का संसद में जमकर विरोध किया। आरजेडी सांसदों ने कहा कि मोदी सरकार यह बिल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाई है। जेडीयू के ललन सिंह ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना है, न कि मस्जिदों के संचालन में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। हालांकि ललन सिंह ने यह भी कहा, जेडीयू यहाँ एक पार्टी है, चाहे वो विरोध कर रही हो या समर्थन कर रही हो, मुझे यहाँ पर अपना विचार दर्ज कराना है। उन्होंने अपने इस बात को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया। बिल का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, कई सदस्य ऐसा कह रहे हैं मानो वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन मुस्लिम विरोधी है। या मुस्लिम विरोधी कैसे है? उन्होंने दावा किया कि यहाँ अयोध्या का उदाहरण दिया जा रहा है। क्या आप मंदिर और संस्था के बीच अंतर नहीं कर सकते? यह मस्जिदों में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं, यह कानून संस्था के लिए है, इसे पारदर्शी बनाने के लिए है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा, वक्फ बोर्ड का गठन कैसे हुआ? यह एक कानून के माध्यम से हुआ था। कानून के माध्यम से स्थापित कोई भी संस्था निरंकुश हो जाती है। सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का अधिकार है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं है, ये अफवाह फैला रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने पूछा, हजारों सिखों को किसने मारा? उन्होंने कहा, विधेयक आना चाहिए और पारदर्शिता लानी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को इसका सदस्य बनाने और जिला कलेक्टर या डीएम या डीसी को सरकार असाधारण अधिकार देना चाहती है। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि जिला का कलेक्टर जिस संपत्ति को गैर वक्फ घोषित कर देगा तो उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। नया कानून लागू होने पर वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो जाना था, जिसके पास ऐसी पावर है। जिला कलेक्टर को यह भी अधिकार था कि वो जब तक सरकार के पास अपनी रिपोर्ट नहीं भेजेगा और उस पर फैसला आने तक वो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी।
वक्फ संपत्ति वो प्रॉपर्टी है जिसे मुस्लिम परिवार या मुस्लिम शख्स अल्लाह के लिए दान करता है। उस संपत्ति पर उसके परिवार के लोग तो रह सकते हैं, लेकिन वे उसे बेच नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्या की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्या की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। बाहर है भाव। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं, और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहां ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहां उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहां उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है
कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। ये जो इनका बर्ताव है, इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम तो नए नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा, आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है। उस समय आप लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है?
किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।